बच्चों हमारा tan x cot x sec x और cosec x का ग्राफ रह गया था। पहले वाले वीडियो में मैं 2 पार्ट बता चुका हूँ, वीडियो कट हो गया था दरअसल, तो मेरे को दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। खैर, तो tan x के लिए हम देखो कैसे बनाएंगे। 0 से 90 तक मैंने ये एंगल लिखे हैं, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 पे इसकी वैल्यू 0 होती है, 30 पे 1/√3, 45 पे tan x की वैल्यू 1 और इस पे √3 और ये इन्फिनिटी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं 0 से 90 तक जाने पर हमारी वैल्यू 0 पे तो 0 है, 0 0 ये पॉइंट हो गया। फिर 1/√3 आई, मतलब यहाँ पर कहीं आई, फिर 1 आएगी, ऐसे। इनके बीच में बच्चों इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल हैं, केवल इतने ही एंगल नहीं होते, बीच में हर डिग्री का एंगल होता है। तो जैसे जैसे हम 90 की तरफ जा रहे हैं हमारी वैल्यू इन्फिनिटी पे जा रही है। इन्फिनिटी कभी वैल्यू हमें मिलती नहीं। पहली बात तो ये हम ध्यान रखेंगे कि हम बोलते तो हैं कि tan 90 यानी कि tan π/2 इन्फिनिटी, लेकिन ये इन्फिनिटी हम ड्रॉ नहीं कर सकते ग्राफ में। इन्फिनिटी कहाँ है हमें नहीं पता, बहुत ऊपर है, चलते चले जाओ कहीं नहीं मिलेगा। तो हम इसे बोलते हैं कि जब tan जो है, एंगल जो है हमारा थीटा, वो 90 की तरफ अप्रोच करेगा, तो जो tan x की वैल्यू है, tan थीटा की वैल्यू, वो अप्रोच करेगी हमारी इन्फिनिटी की तरफ। मतलब जैसे जैसे मेरा एंगल 90 की तरफ जाएगा, ये इसकी वैल्यू बहुत ऊपर तक चली जाएगी। अगर मैं नेगेटिव एंगल पे इसकी वैल्यू निकालूं इधर, तो tan माइनस थीटा वैल्यू सारी नेगेटिव हो जाती है। तो जो वैल्यू है 0 से 90 में प्लस ले रहा है ऊपर, वही वैल्यू लेगा, लेकिन नीचे की तरफ आएगा ये नेगेटिव वैल्यू लेना पड़ेगा। भाई 0 का नेगेटिव तो कुछ नहीं है, 0 ही है। 1/√3 पे -1/√3 लेगा, तो पहले जो इस पॉइंट पे यहाँ वैल्यू ले रहा था वो यहाँ लेगा, है ना। -1, पहले 45 पे -1 ले रहा था, -45 पे -1 लेगा, तो मतलब यही ग्राफ नीचे की तरफ मुड़ जाएगा ऐसे। तो -90 से +90 तक का जो ग्राफ बनेगा, तो 0 से 90 तक हमने देखा, 0 से 90 तक ऐसे जाएगा इस तरीके से ऊपर। 90 के पास जाते जाते जैसे जैसे मेरा एंगल 90 के क्लोज जाएगा, ये वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ चलने लगेगी, y की वैल्यू, है ना। तो जैसे जैसे x थीटा मेरा एंगल 90 की तरफ जाएगा तो ये ऊपर की तरफ उठेगा। जबकि नेगेटिव में क्या होगा, जैसे जैसे मेरा x -90 की तरफ जाएगा तो ये एंगल -इन्फिनिटी, मतलब नीचे की तरफ जाएगा। नीचे हमारा -इन्फिनिटी होता है, ऊपर हमारा +इन्फिनिटी होता है। इधर भी राइट में +इन्फिनिटी और लेफ्ट में -इन्फिनिटी, मान लेते हैं कि बहुत दूर है। तो हमने ये देखा कि -90 से +90 तक इसका ये नेचर है इस ग्राफ का। फिर π/2 से 3π/2 तक ये अपने आप को रिपीट करेगा। π/2 से पाई में, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये इसकी नेगेटिव वैल्यू ले लेगा, मतलब नीचे आ जाएगा। फिर पाई से 3π/2 में, मतलब कि हम थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए। थर्ड में tan कैसा होता है, पॉजिटिव, तो सेम वैल्यू है यहाँ से यहाँ उठा लेगा, है ना। पाई पे 0 हो जाता है बच्चों। जहाँ पर ये पॉजिटिव होगा तो ग्राफ वैसे रिपीट करेगा, जहाँ पे नेगेटिव होगा तो नेगेटिव को रिपीट करेगा। 90 से 180 तक ये नेगेटिव होता है, तो नीचे वाला ग्राफ यहाँ आ गया। 180 से 3π/2 तक सेम वैल्यू लेगा, तो फिर ये वैसे ही बन गया। फिर यही काम ये फोर्थ क्वाड्रेंट में करेगा, तो ऐसे इसकी साइकिल रिपीट होती है। तो एक साइकिल इसकी कहाँ पे रिपीट हो रही है, एक साइकिल हमें इतने हिस्से में मिल गई, -90 से +90 में। फिर उसके बाद 90 से 3π/2, फिर 3π/2 से 5π/2, और π/2 पर देखो इसकी वैल्यू है नहीं। π/2 पे तो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है मतलब डिफाइन नहीं करती, तो π/2 पर इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी, तो π/2 हम रखेंगे नहीं। तो अब देखते हैं इसका नेचर क्या है। तो tan का नेचर क्या है, तो पहले कहां पर प्लस है, 0 से 2π में देख लेते हैं पहले क्या हो रहा है। 0 से लेके 2π में देख लेते हैं हो क्या रहा है, कहां पे पॉजिटिव है कहां पे नेगेटिव है। तो 0 से π/2 पॉजिटिव, ठीक है, और π/2 से पाई नीचे आ गया ग्राफ नेगेटिव। यहाँ पे मैं क्रॉस बना दूं अगर यहाँ पर, तो देखते हैं 0 से 90 तक, तो tan x 0 से 90 में, मतलब 0 से 90 में tan x क्या करता है बच्चों, इंक्रीज करता है, बढ़ रहा है। देखो 0 से 90 में ऊपर जा रहा है। फिर 90 से पाई तक ये नीचे आ रहा है ग्राफ, है ना, नीचे आ रहा है। लेकिन हम ऐसे नहीं देखते कि इधर राइट से इधर देख रहे हैं। जब भी हम देखते हैं ग्राफ नीचे ऊपर जा रहा है, तो हम यहाँ से लेफ्ट से जाना शुरू करते हैं आगे, और ग्राफ देखते हैं ऊपर जा रहा है कि नहीं। जैसे मैं यहाँ से यहाँ बढ़ा तो मेरा ग्राफ यहाँ पहुँच गया, फिर मैं यहाँ से बढ़ा तो ग्राफ यहाँ पहुँच गया, यहाँ से यहाँ बढ़ा तो ग्राफ यहाँ पहुँच गया, यहाँ से यहाँ बढ़ा तो ग्राफ यहाँ पहुँच गया। मतलब जब मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं एक्स की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, ये वैल्यू बढ़ा रही है, तो वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो इसे बोलते हैं इंक्रीज करना। अब मैं 90 से शुरू करता हूँ, जब मैं यहाँ पे हूँ तो मेरा ग्राफ यहाँ पर है, फिर जब मैं यहाँ आया तो मेरा ग्राफ थोड़ा ऊपर हो गया, फिर जब मैं यहाँ आऊँगा तो ग्राफ और ऊपर हो गया, फिर जब यहाँ आया तो ये ग्राफ भी हमारा इंक्रीजिंग ही है, ये भी फंक्शन बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें भी हम ध्यान रखेंगे कि tan x π/2 से
पाई में इंक्रीज ही कर रहा है। जैसे जैसे मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो ग्राफ भी ऊपर आ रहा है, वैल्यू बढ़ रही है। देखो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है वैल्यू, जबकि यहाँ आते आते जीरो हो गई। तो कौन बड़ा है? जीरो बड़ा है माइनस इन्फिनिटी से। जीरो बहुत बड़ा है, माइनस इन्फिनिटी तो इधर आ गया। अच्छा, यहाँ पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, हाँ यहाँ नेगेटिव है। ये बोल सकते हैं कि इस रीजन में इसकी वैल्यू नेगेटिव है। फिर पाई से जब हम 3π/2 में गए तो ये ग्राफ फिर इंक्रीज कर रहा है। पाई से 3π/2 में, पाई से 3π/2 में हमारा ग्राफ फिर से इंक्रीज कर रहा है और वैल्यू भी कैसी है? पॉजिटिव है। पाई से 3π/2 में इंक्रीज कर रहा है। और 3π/2 से 2π में ये फिर से अगर हम देखें तो हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो फंक्शन फिर से इंक्रीज कर रहा है। तो कुल मिला के tan जो है इंक्रीज ही है हमेशा। क्या बात है? tan x 3π/2 से 2π में भी बच्चों क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है ना। तो कुल मिला के ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है, इसकी वैल्यू बढ़ती ही जा रही है। 0 से π/2 में ग्राफ ऊपर गया। जब मैंने यहाँ से शुरू करा तो यहाँ से ही देखूंगा कि जब मैं राइट को जाऊँगा तो मेरा ग्राफ ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। यहाँ पे तो इतनी नीचे, फिर ये और ऊपर बढ़ रहा, ऊपर बढ़ रहा, ऊपर बढ़ रहा, फिर ये ऐसे ऐसे ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, फिर यहाँ पे भी वही काम हो रहा है। तो कुल मिला के tan x जो है हर क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है। tan x इज इंक्रीजिंग ऑलवेज। हाँ, बस प्लस कहाँ पर है? पहले में पॉजिटिव है और थर्ड में पॉजिटिव है, फोर्थ में फिर नेगेटिव हो गया। तो पहले और थर्ड में ये पॉजिटिव रहता है, जबकि इंक्रीज ये हर जगह करता है। tan x इज इंक्रीजिंग एवरीवेयर। अच्छा, दूसरा इसकी रेंज क्या आएगी? रेंज ये मतलब ये कहाँ से लेके कहाँ तक वैल्यू ले रहा है। तो रेंज देखने के लिए हम ग्राफ में क्या करते हैं? पहले नीचे देखते हैं कहाँ तक जा रहा है। नीचे माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। जैसे साइन का ग्राफ कहाँ तक जा रहा था? केवल -1 तक। कॉस का ग्राफ कहाँ तक जा रहा था? -1। ऊपर कहाँ तक जा रहा था? +1 तक। तो हमने उसकी रेंज -1 से +1 लिख दी। इसका माइनस इन्फिनिटी, ऊपर प्लस इन्फिनिटी। तो भाई इसकी रेंज तो पूरी की पूरी है, रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ऐसे लगाते हैं बच्चों ओपन इंटरवल, क्योंकि इन्फिनिटी हमारे पॉइंट होते नहीं ना, शामिल नहीं करते। ठीक है, इसको ही बोलते हैं रियल लाइन। मतलब सारे ही नंबर आ गए तो रियल नंबर हो गए ना, तो इसकी रेंज रियल नंबर है। डोमेन, डोमेन होता है बच्चों जो वैल्यू हम दे सकते हैं, जिसपे फंक्शन एक वैलिड वैल्यू ले, ऐसी वैल्यू ना ले कि इन्फिनिटी हो जाए। ठीक है, तो जब भी हम कोई डिनोमिनेटर वाला फंक्शन होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो इसका डोमेन वो रखेंगे जिसमें डिनोमिनेटर 0 ना हो जाए। तो जैसे हमारा tan x होता है sin x अपॉन cos x या sin थीटा अपॉन cos x। तो cos x कहाँ पर 0 होता है वो देख लेते हैं। cos x होता है ऑड मल्टीपल ऑफ 90 के ऑड मल्टीपल पे cos x 0 हो जाता है। तो इसके डोमेन में हम वो 90 के ऑड मल्टीपल हटा देंगे। अगर मैं ग्राफ से देखना चाहूँ तो जहाँ पर ये इन्फिनिटी वैल्यू लेगा या माइनस इन्फिनिटी वैल्यू लेगा वो पॉइंट हम हटा देंगे डोमेन में से। तो π/2, 3π/2, 5π/2 तो ऑड मल्टीपल पे इन्फिनिट वैल्यू लेता है। तो डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों? रियल में से किसको हटा देंगे? ऐसे ऑड नंबर को हटा देंगे। ऑड नंबर का ऑड मल्टीपल ऑफ 90। तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होगा, कॉमा करके लिख दिया n बिलोंग टू z। तो इसको हमने, इसका क्या मतलब है? इसका जो डोमेन है मतलब वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट जो हमें वैलिड आंसर देंगे tan x के, वो क्या है? रियल में से सारे ऑड मल्टीपल हटा दो 90 के, क्योंकि 90 पे इसको दिक्कत हो रही है, सटिया जाएगा फंक्शन, पता नहीं चलेगा वैल्यू लेनी क्या है, बस बड़ी वैल्यू लेनी है, अब कहाँ लेनी है पता नहीं। तो इन्फिनिटी हमारी कोई वैल्यू होती नहीं। अगर आप उसमें भी 1/0 डालोगे तो इन्फिनिटी नहीं आएगा, या तो एरर आएगा या क्या आएगा, इन्फिनिटी कोई वैल्यू होती नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है। डोमेन इसका क्या है? ये है। रेंज इसकी क्या है? रियल लाइन है। डोमेन इंपॉर्टेंट है बच्चों, डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसमें ये अपनी सारी वैल्यू ले लेता है और एक बार ले लेता है? तो -90 से +90 ओपन इंटरवल। तो जैसे हमने साइन के लिए लिखा था वैसे ही कॉस के लिए भी हम ये लिख सकते हैं कि -90 +90 ओपन इंटरवल। ओपन है, ध्यान रखना। साइन के लिए ये क्लोज था, साइन के लिए ये क्लोज्ड था, tan के लिए ये ओपन है। तो ओपन इंटरवल, इस इंटरवल में tan x अपनी सारी वैल्यू ले लेता है और एक ही बार लेता है, सारी ले लेता है, एक ही बार लेता है। बाकी इंटरवल में ये अपनी वैल्यू को 2 बार ले जाता है, कुछ वैल्यू को। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसा इंटरवल जिसमें कोई फंक्शन अपनी वैल्यू एक ही बार रिपीट करे। मैं बार बार कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हमारी tan x की प्रॉपर्टी थी, ग्राफ था। इसी तरह कॉट का ग्राफ बिल्कुल इसका उल्टा हो जाता है। कॉट को वहाँ दिक्कत आएगी, देखो अभी बता देते हैं कॉट को कहाँ दिक्कत आएगी। तो tan जो था हमारा,
tan जो था वो था sin x अपॉन cos x। तो जहाँ पर cos x 0 हो रहा था ये 0 हो जाता है डिनोमिनेटर, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, वहाँ पर tan इन्फिनिटी वैल्यू लेता है। जबकि कॉट में क्या होगा, कॉट में तो उल्टा हो जाता है, cos x अपॉन sin x। तो इसमें जहाँ पर हमारा sin x 0 होगा और sin x 0 होता है 180 के मल्टीपल पे 0 के, तो मतलब n पाई पर, तो यहाँ पर कॉट का ग्राफ इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा, ठीक है ना। और रेसिप्रोकल है tan का कॉट, तो जो कॉट के साथ हो रहा है tan में उसका उल्टा होगा। तो ये 180 पे अपना नेचर वैसा रखेगा, कॉट क्या करेगा 180 पे अपना नेचर वैसा रखेगा 0। फिर यहाँ पे हमारा 180 आ जाएगा और फिर यहाँ पे हमारा 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये 2 पाई आ गया और यहाँ पर हमारा माइनस पाई आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों हमारा माइनस पाई, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा π/2। मैं पहले बना ही लेता हूँ फिर बताऊँगा। तो मैंने एक ही साइकिल बनाई है इसकी, 0 से 180 और 0 से -180। अभी 0 से 90 तक जाने पर अगर हम ऐसे देखें, ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी, तो 0 से 90 में प्लस ही होता है और 0 पे कॉट की वैल्यू भाई cos अपॉन साइन, 0 पे उसकी वैल्यू इन्फिनिटी आती है, कॉट 0 पे डिफाइन नहीं होता है ना। और π/6 पे इसकी वैल्यू आती है √3, π/4 पे 1 आ जाती है और π/3 पर आ जाती है बच्चों √3, और π/2 पे ये 0 हो जाता है। तो देखो π/2 90 पे आके ये ग्राफ 0 हो गया, यहाँ पे x एक्सिस पे जब मिल जाता है तो 0 हो गई उसकी वैल्यू, है ना। और π/6 पे √3 है, तो जैसे जैसे हम 0 की तरफ आ रहे हैं इसकी वैल्यू बड़ी है और जैसे जैसे 90 की तरफ जा रहे हैं तो घट रही है। तो 0 की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो ये वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, है ना, 0 की तरफ। अगर हम राइट से बढ़ेंगे तो इन्फिनिटी की तरफ, लेफ्ट से बढ़ेंगे तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ होगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू लेगा। तो 0 से π/2 तक ये ग्राफ नीचे आ रहा है, देखो 0 पे तो यहाँ पर है, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, 90 पे आके ये खत्म हो गया। फिर 90 से यहाँ जाने पर ये ग्राफ नीचे ही चलता चला जा रहा है, डिक्रीज ही होता चला जा रहा है, यहाँ ऊपर है, यहाँ नीचे 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 नीचे। तो हम यहाँ देख सकते हैं cot x इन 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीज करता है, हालांकि पॉजिटिव होती है इसकी वैल्यू, प्लस में ही है ना, ऊपर लाई कर रही। cot x इन π/2 से अगर हम देखें, π/2 से 180 डिग्री तक ये फिर से क्या कर रहा है, डिक्रीज, नीचे ही जा रहा है ग्राफ। हम राइट में जाएंगे ग्राफ नीचे जा रहा है ना, यहाँ से भी राइट में जा रहे थे तो ग्राफ नीचे आ रहा था, तो यहाँ पे भी डिक्रीज कर रहा है, और लेकिन वैल्यू इसकी नेगेटिव हो गई। फिर अपने आप को रिपीट करेगा बच्चों, ये अपने आप को रिपीट करेगा, ऐसे ही रिपीट करेगा। फिर पाई से फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि cot x इन पाई से लेके 3π/2 तक 270 तक फिर डिक्रीज करेगा, और होगा कैसा, पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में वैसे भी पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में भी ये क्या करेगा, 3π/2 से 2 पाई तक बच्चों ये डिक्रीज करेगा, लेकिन नेगेटिव होगा। तो कॉस तो इंक्रीज कर रहा था ऑलवेज, लेकिन कॉट डिक्रीज करेगा, क्योंकि वैसे भी रेसिप्रोकल है ये, tan x का रेसिप्रोकल है ना 1/cot x, तो जो tan के साथ हो रहा है ऑलमोस्ट इसके साथ उल्टा होता है ना। अगर tan इंक्रीज कर रहा था थ्रू आउट तो कॉट डिक्रीज करेगा, है ना। हाँ, हालांकि एक नेचर सेम है कि पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव थे, क्योंकि पॉजिटिव का फर्क इससे नहीं पड़ता। अगर x पॉजिटिव है तो 1/x भी पॉजिटिव होगा, जैसे 2 मेरा पॉजिटिव है तो 1/2 पॉजिटिव होगा। रेसिप्रोकल होने से साइन पे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है tan cot। नेचर उल्टा हो गया, जहाँ ये बढ़ रहा था वहाँ ये घट रहा है, तो ऑलवेज डिक्रीजिंग। तो cot x डिक्रीजिंग फॉर ऑल x, सारे x के लिए डिक्रीज करता है, जबकि tan x इंक्रीज फॉर ऑल x, हमेशा इंक्रीज करता है। दूसरा, इसकी रेंज और डोमेन अगर हम देखना चाहें तो रेंज वही है जो tan की थी, भाई नीचे तक कहाँ जा रहा है -इन्फिनिटी, ऊपर तक कहाँ तक जा रहा है +इन्फिनिटी। तो रेंज इसकी बच्चों हो गई, रेंज हो गई इसकी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, विच इज इक्वल टू r। तो tan और cot दो ऐसे फंक्शन हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो सारी की सारी वैल्यू लेते हैं, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको लपेट लेते हैं। जबकि इसका जो डोमेन है, डोमेन में वहाँ दिक्कत आएगी जहाँ पर sin x 0 होगा, cos अपॉन साइन टाइप का है ना, तो जहाँ पर sin x 0 होगा, और sin x 0 होता है n पाई पर। तो डोमेन में से हमें रियल में से वो पॉइंट हटा देने हैं जो पाई के मल्टीपल हैं, तो n बिलोंग टू z, तो डोमेन ये है, तो ये इसका डोमेन हो गया, ठीक है। ये तो थी इसकी बात। अब आगे देखेंगे cosec x का ग्राफ।
तो बच्चों cosec x का ग्राफ समझ लेते हैं, f(x) इक्वल टू cosec x। तो cosec x के ग्राफ को समझने के लिए हमें साइन के ग्राफ से हमारा काम चल जाएगा। cosec जो होता है 1/sin x होता है। अब एक चीज़ बच्चों हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, अगर x कोई नंबर है जो 0 से 1 के बीच में है, x अगर 0 से 1 के बीच में है तो 1/x जो होगा वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में होता है, 1 से इन्फिनिटी के बीच में होता है। क्या? अगर कोई नंबर है 0 और 1 के बीच में तो उसका जो रेसिप्रोकल है वो 1 से इन्फिनिटी के बीच में होगा। जैसे मैंने बोला नंबर x एक नंबर है 0 से 1 के बीच में, भाई कोई भी नंबर है, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं 1/x निकालना चाहता हूँ, तो जैसे मैं x को अगर 1 वैल्यू दे दूँ तो 1 पे तो 1 आ जाएगा, है ना। 1/x निकालना चाहता हूँ तो x को 1 रखा तो 1 आ गया। x को अगर मैं 0.5 रखूँ तो 1/0.5 कितना हो जाएगा बच्चों, ये 2 हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाएं, यहाँ 10। तो जैसे जैसे x की वैल्यू 0 की, जैसे मैं 1/0.001 निकालना चाहता हूँ तो ये 1000 हो जाएगा। 1/0.00001 निकालना चाहता हूँ तो ये 10 की पावर 5 हो जाएगी ऐसे। तो हो क्या रहा है, 1 पे तो 1/x 1 आ गया, और जैसे जैसे मैं 0 की तरफ जा रहा हूँ ये वैल्यू और बड़ी होती चली जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो अगर मेरा x 0 और 1 के बीच में है तो 1/x मेरा 0 से इन्फिनिटी के बीच में होगा। ये क्यों ध्यान रखना है, ये हमें इसलिए ध्यान रखना है कि जो हमारा cosec x होता है, cosec x वो 1/sin x होता है, ठीक है। और sin x की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है, ये हमने देखा था। sin x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है। इसके मैं 2 पार्ट कर लेता हूँ, -1 से 0 के बीच में लिख लेते हैं sin x को, ठीक है, और 0 से 1 के बीच में 2 हिस्से कर लिए भाई हमने इसके, ठीक है ना। 1 से 0 तक और 0 से 1 के बीच में, ये कह सकते हैं कि -1 से 0 के बीच में और 0 से, अच्छा 0 पे इक्वलिटी नहीं लगाते हम यहाँ पे, यहाँ तो लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हमारा फंक्शन कोई डिनोमिनेटर में होता है जैसे ये, तो कॉसेक में वो पॉइंट हटा देंगे जहाँ पे ये 0 होता है। तो ये 0 होता कहाँ है बच्चों, n पाई पे होता है, हमें पता है ये n पाई पे 0 होता है। अब ये वाला देखो, sin x मेरा जब, पहले प्लस वाला देख लेते हैं, 0 से 1 के बीच में है तो cos x इस रूल से, cos x जो होता है 1/sin x, ये मेरा 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में होगा। इन्फिनिटी का भी वैल्यू मिलेगी नहीं, 1 पे तो 1 मिल जाएगी, जब sin x 1 होगा तब cos x 1 ही हो जाएगा, 90 पे दोनों 1 हो जाते हैं, तो जब जब sin x 1 cos x भी 1 हो जाएगा। उसके अलावा क्या होगा, ये cos x जो है 1 से इन्फिनिटी के बीच में जाएगा, मतलब हमारी cos x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में कभी नहीं आएगी, 1 या 1 से बड़ी आएगी। अगर x 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू ले रहा है तो उसका रेसिप्रोकल 1 से बड़ी ही वैल्यू लेगा, छोटी कभी नहीं लेगा। तो ये हमारा sin x का ग्राफ था 0 से 180 में, ये हमने sin x का ग्राफ देखा था 0 से 180 पे, तो 1 पे तो दोनों ने 1 वैल्यू ले ली, ये sin x का ग्राफ, ये cosec x का ग्राफ है जो रेड वाला है। ये क्या हो रहा है, जब साइन 0 की तरफ जाएगा तो cos x कहाँ जाएगा, cosec ये जाएगा बच्चों 180 वो इन्फिनिटी की तरफ, है ना। साइन 0 पे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। इसी तरह जब साइन की वैल्यू पाई हो जाएगी तो cosec की वैल्यू 1/0 को उल्टा इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये cosec x का ग्राफ है, ये लाइन है हमारी y = 1 की, तो ये 1 से शुरू होगा, इधर भी इन्फिनिटी इधर भी इन्फिनिटी, दोनों में ये इन्फिनिटी पे जा रहा है। ये हमारा पॉइंट है x = 90, π/2 पे दोनों की वैल्यू 1 है, साइन और cosec की वैल्यू क्या है 1। तो मैंने साइन की हेल्प से ग्राफ बनाया है। तो ये हमारी लाइन है y = 1, ये भी y = 1, उसके बीच में हमारा ये sin x का ग्राफ था, तो ये हमारा sin x का ग्राफ है। जबकि cosec क्या होगा, कभी भी ये वैल्यू नहीं लेगा, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ये cosec x नहीं लेगा, -1 से 1 तक की वैल्यू नहीं लेगा। तो जो वैल्यू साइन लेता है वो cos x नहीं लेगा, cosec x नहीं लेगा। कौन सी वैल्यू लेगा, केवल 2 वैल्यू, एक ये लेगा 90 पे और एक ये -90 पे लेगा, बाकी इनके बीच की वैल्यू cosec x कभी नहीं लेता। या तो वो 1 से इन्फिनिटी रहता है या -1 से -इन्फिनिटी, नेगेटिव में चले जाएंगे तो यही काम हमारा -1 से -इन्फिनिटी में हो जाएगा। तो 0 से 180 में 1 से लेके इसकी वैल्यू इधर भी इन्फिनिटी पे जा रही, इधर भी इन्फिनिटी पे जा रही, मतलब 0 से 180 में ये 2 बार ले रहा है अपनी वैल्यू, वो लेता ही लेता है भाई, है ना। फंक्शन 0 से 180 में अपने वैल्यू 2 बार ले रहा है। इसी तरह 0 से -180 में ये 2 बार लेगा लेकिन नेगेटिव लेगा। 180 से 2 पाई में ये नेगेटिव बन जाता है। अगर हम cos x का रूल देखें तो ये होता था कि ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, तो 0 से 90 में तो पॉजिटिव ही है, ऊपर है, फिर 90 से 180 में भी साइन और cosec पॉजिटिव होता है तो ऊपर ही है, अपनी साइकिल को रिपीट करा ऊपर। लेकिन थर्ड और फोर्थ में
पाई से 2 पाई में नेगेटिव हो गया, नीचे आ गई वही साइकिल, फिर 2 पाई से 3 पाई में ऊपर चली गई वही साइकिल। तो अब ये इसके रिपीटिशन है। तो ये एक इसकी साइकिल है 0 से 2 पाई में, एक ऊपर है एक नीचे है, एक ऊपर है एक नीचे है। कहाँ पे दिक्कत हो रही है? इसे इन पॉइंट पे दिक्कत हो रही है, पाई पे 2 पाई पे। ये कभी वैल्यू नहीं लेगा, पाई पे कभी वैल्यू नहीं लेगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। 2 पाई पे कभी वैल्यू नहीं लेगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। 3 पाई पे कभी वैल्यू नहीं लेगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। अब मैं 0 से 90 तक देखता हूँ, 0 से 90 तक, यहाँ तक ये ग्राफ नीचे आ रहा है बच्चों, जबकि 90 से यहाँ तक फिर ये ऊपर चला जाता है। तो अब हम इसकी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। अच्छा, वैल्यू ले कहाँ से रहा है? वैल्यू अगर हमें देखनी है, फंक्शन की रेंज देखनी है, तो ये देखते हैं कहाँ से उन्होंने वैल्यू लेनी शुरू करी। यहाँ से, ये इसका मिनिमम पॉइंट है, यहाँ से लेके ऊपर तक सारी वैल्यू ले रहा है। नीचे देखें तो यहाँ से, ये यहाँ से लेके यहाँ तक सारी वैल्यू ले रहा है। तो ये 1 है और ये इन्फिनिटी, ये -1 है और ये -इन्फिनिटी। तो ये इसकी रेंज बनेगी। तो अब हम लिख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी, इसको देते हैं मिटा। पहली प्रॉपर्टी कि जो कॉसेक एक्स है, कॉसेक एक्स इन 0 से 90 तक, 0 से 90 में बच्चों डिक्रीज करता है, डिक्रीज हो रहा है। देखो नीचे आ रहा है ग्राफ, यहाँ से मैं 0 से 90 की तरफ जाऊंगा, ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा और रहता पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव नेगेटिव तुम तो ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी से निकाल सकते हैं, उसका रूल तो बहुत आसान है। और फिर 90 से 180 तक क्या हो रहा है? इसको 90 से, जब मैं यहाँ 90 से इधर तक जाता हूँ तो ये ऊपर जाने लगता है ग्राफ, ये बच्चों इंक्रीज कर रहा है। फिर यहाँ आ जाओ 180 से 3 पाई बाई 2 तक, तो कॉसेक एक्स इन 180 से 3 पाई बाई 2 270 तक, ये बच्चों फिर से करता है डिक्रीज। और कॉसेक एक्स इन 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक ये फिर इंक्रीज करता है। तो कौन से दो क्वाड्रेंट में इंक्रीज कर रहा है? थर्ड और फोर्थ में इंक्रीज कर रहा है, फर्स्ट और सेकंड में ये डिक्रीज कर रहा है। दूसरा, इसका रेंज क्या है, कहाँ से लेके कहाँ तक की वैल्यू लेता है या किस वैल्यू को नहीं लेता है? तो रेंज है बच्चों इसकी, रेंज जो है पूरा रियल नंबर में से किसको हटाना है? पूरे रियल नंबर में से ये हटा देना है -1 से +1 के बीच का हिस्सा। तो इसे हम ओपन इंटरवल लिखते हैं, क्योंकि -1 और 1 तो ये 90 पे वैल्यू ले लेता है, लेकिन उसके बीच की वैल्यू कभी नहीं लेगा। जैसे आपसे बोले कॉसेक एक्स क्या कभी 0 हो सकता है? 0 हो सकता है बोलना, चलना पागल हो गया क्या? 0 कहाँ से हो जाएगा कॉसेक एक्स यार, है ना। जैसे बोले कॉसेक एक्स 1/2 हो सकता है, फिर सटे आ गया, अरे नहीं हो सकता भाई, -1 और +1 के बाहर है ये, 1 से ऊपर और -1 के नीचे, इनके बीच में वैल्यू कभी नहीं लेगा ये, ठीक है। तो cos x ये वैल्यू कभी नहीं लेगा। तो इसकी रेंज क्या है? इनके बीच के सारे नंबर छोड़ के इसकी ये रेंज हो गई। तीसरा, इसका डोमेन क्या है? डोमेन इसको दिक्कत आएगी क्योंकि ये 1/sin x है, जहाँ पे sin x 0 हो जाएगा। तो इसका डोमेन है बच्चों, रियल नंबर में से हम कौन से पॉइंट हटा देंगे? n पाई हटा देंगे, पाई के मल्टीपल, क्योंकि वहाँ पर साइन 0 हो जाता है। तो ये इसका डोमेन बना, ठीक है। अच्छा, इसकी एक साइकिल कहाँ पर रिपीट हो रही है अगर हमें देखना है, हर वैल्यू को कहाँ पे ले रहा है? देखो इसमें इसने 2 बार ले ली वैल्यू भाई, यहाँ पे और यहाँ पे सेम वैल्यू ले रहा है ये इस पॉइंट पे। तो 0 से पाई में तो अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है, और इसी तरह यहाँ से यहाँ भी ये रिपीट कर रहा है। तो मेरे को कौन सा हिस्सा उठाना पड़ेगा? एक तो मैं यहाँ से उठाऊँ, इसको मिटा दूँ और इसको मिटा दूँ और थोड़ी देर के लिए, तो ये और ये यहाँ पर इसकी केवल एक ही साइकिल है, -π/2 से -π/2 से कहाँ तक? 0, और 0 से कहाँ तक? π/2 तक। लेकिन उसमें हमें ये 0 वाला पॉइंट छोड़ना पड़ेगा क्योंकि 0 पे वैल्यू नहीं लेता। तो -π/2 से 0 ओपन इंटरवल बनाना पड़ेगा, यहाँ पर क्लोज बना देंगे, यहाँ पर ओपन, क्योंकि 0 पे नहीं लेना, 0 पे इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। यूनियन 0 से, या ऐसे लिख देते हैं ना ऐसे, -π/2 से +π/2, और इसमें से इसको 0 को हटा दो, ऐसे लिखना ज़्यादा आसान है। तो ये इसकी एक ऐसा रेंज है, ऐसा डोमेन है जिसमें ये अपनी वैल्यू को एक बार ले लेता है, कम से कम एक बार लेता है, 2 बार नहीं लेता। इनका उपयोग बहुत ज़्यादा होने वाला है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। अगले साल जब 12वीं में आओगे वहाँ यूज़ होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में। एक और ग्राफ है हमारा बच्चों सेक एक्स का, तो सेक एक्स का ग्राफ भी बताते हैं और ख़त्म करते हैं। तो ये है बच्चों हमारा सेक एक्स का ग्राफ। तो जो रूल मैंने साइन के लिए बताया था वही रूल कॉस के लिए है, क्योंकि कॉस एक्स हमारा जो है -1 से +1 के बीच रहता है। तो इसको भी अगर 2 पार्ट में ब्रेक करें, कॉस एक्स यहाँ पे 0 और 0 से
1 के बीच में। तो sec x जो है वो sec x जो है हमारा sec x वो बच्चों लाई करेगा -∞ से, ठीक है ना। 0 का तो बन जाएगा जब हम नेगेटिव में, तो 0 का बन जाता है -∞, और -1 ही रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि -1 बड़ा होता है -∞ से, इसलिए बड़ी वैल्यू इधर आती है, छोटी इधर। और जब इस वाले को लिखेंगे तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा sec x 0 से ∞ के बीच में। तो मतलब जो sec x की वैल्यू -∞ से -1 और -1 से ∞, यहाँ हम देख सकते हैं। ये हमारे लिए ग्राफ बहुत हेल्पफुल है, हमने कॉस की हेल्प से बनाया। ये कॉस का ग्राफ था, ये जो रेड वाला है ये 1, ये वैल्यू कितनी है 1 है यहाँ पर, cos x यहाँ पर 1 है और यहाँ पर cos x हमारा -1 है। तो 0 पे 1 होता है ना, तो 0 पे तो दोनों की वैल्यू बराबर हो गई। sec की वैल्यू 0 डिग्री पे 1 होती है और cos की वैल्यू भी 0 डिग्री पे 1 होती है। तो बस 1 के ऊपर ही ये इसको क्या करेगा, एनलार्ज कर देगा इसी तरीके से। तो इस तरीके से चला जाएगा भाई। जब -90 की तरफ जाएंगे तो cos -90 भी 0 होता है, तो ये इन्फिनिटी पे जाएगा। cos 90 भी 0 होता है, तो ये इन्फिनिटी पे जा रहा है। यही काम 90 से 3π/2 पे कर रहा है, बस नेगेटिव के लिए कर रहा है। वही काम ये 2π पे करेगा, साइकिल रिपीट होगी, है ना। 2π के बाद 0 से 2π के बाद ये साइकिल रिपीट होने लगती हैं। तो हम यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी लगते हैं वैसी ही है जैसे cos x के, बस इसके लिए नेचर -90 से +90 पे हो गया। डिपेंड करता है किसका रेसिप्रोकल है, cos x का रेसिप्रोकल है ना। तो cos x कहाँ पे 0 होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, इस पे 0 होता है। तो बच्चों हम देखते हैं कहाँ पर ये इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पर ये डिक्रीज कर रहा है। तो 0 से 90 तक, 0 से 90 में इंक्रीज कर रहा है, तो sec x इंक्रीज इन 0 से 90, 0 से 90 में बढ़ रहा है। फिर 90 से आएंगे, 90 से पाई तक। तो जब मैं 90 से पाई तक जा रहा हूँ, यहाँ से देखो बच्चों यहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ, तो ग्राफ मेरा नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। जब मैं यहाँ पर हूँ तो ग्राफ इतना नीचे, थोड़ा और आगे बढ़ा ग्राफ ऊपर हो गया, यहाँ तक आते आते ग्राफ और ऊपर हो गया। तो माइनस वो ये जो है फंक्शन sec x ये इंक्रीजिंग है कहाँ पर, π/2 से पाई तक ये इंक्रीजिंग ही है। अच्छा, नेगेटिव पॉजिटिव हम ग्राफ से भी देख सकते हैं और ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी से भी। तो यहाँ पर तो पॉजिटिव भी होता है फर्स्ट में सब, इसमें ये नेगेटिव हो गया। sec x फिर ये डिक्रीज कर रहा है, यहाँ से लेके पाई से 3π/2 तक जब मैं गया, तो जब मैं इधर से इधर बढ़ रहा हूँ आगे, यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहा हूँ, ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। तो राइट जाने पे ग्राफ नीचे जाएगा तो डिक्रीजिंग, राइट जाने पे ग्राफ ऊपर जाएगा तो इंक्रीजिंग। तो sec x डिक्रीजिंग इन पाई से 3π/2 और नेगेटिव साइन है इसका, माइनस की वैल्यू लेता है। जबकि अगले क्वाड्रेंट में भी ये डिक्रीज ही कर रहा है। देखो जब मैं यहाँ से 3π/2 से यहाँ जाऊँगा, तो जब मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये भी डिक्रीज करेगा 3π/2 से कहाँ पर, पाई पे, ये डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये हमने, और यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वो तो हमें पता है फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। तो इंक्रीज कर रहा है पहले दो में, बाकी दो में डिक्रीज कर रहा है। इसकी रेंज और डोमेन क्या होगा, इसकी रेंज और डोमेन क्या होगा, तो रेंज तो इसकी ये सारी वैल्यू ले रहा है, रेंज इसकी वही है जो cosec x की है, सारी वैल्यू ले रहा है। r में से बस केवल इसको हटा दो, -1 और +1 को। देखो साइन और cos की रेंज बराबर आई थी, sec और cosec की रेंज बराबर आ रही है, tan और cot की रेंज बराबर आ रही है। तो कॉम्प्लीमेंट फंक्शन की रेंज बराबर आ रही है। साइन का कॉम्प्लीमेंट cos, दोनों की रेंज बराबर। tan का कॉम्प्लीमेंट cot, दोनों की रेंज बराबर। इसकी रेंज -1 से +1 क्लोज इंटरवल में, इसकी रेंज -∞ से +∞, और sec का कॉम्प्लीमेंट cosec, दोनों की रेंज r में से ये पॉइंट हटा दो। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, डोमेन में थोड़ा फ़र्क है, डोमेन में वहाँ दिक्कत आएगी जहाँ पे cos 0 हो जाता है, और cos कहाँ 0 होता है बच्चों, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो इसमें से हमने ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हटा दिया, तो ये इसका डोमेन है। तो उम्मीद है आपको ये ग्राफ समझ में आए होंगे, और ये प्रॉपर्टी हम आगे यूज़ करेंगे जब हम आगे जाएंगे। तो तब तक के लिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली वीडियो में।